नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 9 जून 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज से। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड कर लिया है कि अब 50 बेसिस पॉइंट से और रेपो रेट को राइज़ किया जाएगा। ओवरऑल अगर देखें तो मई और जून 2 महीनों में लगभग 0.9% रेपो रेट को राइज़ किया जा चुका है। ठीक है, तो देखा जाए तो आरबीआई का टारगेट क्या है कि भाई कैसे भी करके मार्केट में जो लिक्विडिटी है उस लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाए जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ पाए, क्योंकि लिक्विडिटी जितनी ज़्यादा रहती है उतनी ही ज़्यादा डिमांड बनी रहती है। और अभी क्या है, सप्लाई कम है और डिमांड अगर बढ़ जाती है, सप्लाई कम होने के बावजूद भी अगर डिमांड बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ने के और चांसेस रहते हैं। अब देखो रेपो रेट जो है, अब रेपो रेट राइज होने पे बैंकिंग सिस्टम से भी एक्सपेक्टेड है कि वो भी अपनी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी राइज़ करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो आरबीआई ने जो रेपो रेट हाइक की है इसके पीछे कारण क्या है। अप्रैल 2022, फरवरी 2022, अप्रैल 2022 मतलब बाई मंथली मीटिंग्स इस साल की शुरुआती दोनों, तब से लेकर अभी तक इन्फ्लेशन लगातार बढ़ गई है। कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है? 170 बेसिस पॉइंट, मतलब 1.7% इन्फ्लेशन बढ़ी है। तो इस केस में अब आरबीआई को प्रायोरिटी पे ध्यान रखते हुए इन्फ्लेशन को टारगेट करना पड़ रहा है, जिसमें आरबीआई को रेंज क्या मिली हुई है, 4 ± 2%। ठीक है, अब आपको पता है कि कहाँ पर 7.5% है और कहाँ पर मतलब 6%, 6.7%, 7.5% तक अगर जाए तो 6% जो मैक्सिमम रेंज जो दे रखी है उससे तो ऊपर चला गया। तो उसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है। रेपो रेट क्या होती है? ये वो रेट होती है जिस पर कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से उधार लेते हैं और आरबीआई को जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर ब्याज देते हैं वो ब्याज दर ही रेपो रेट होती है। ओके, और इसके अलावा आप देख सकते हो इसका असर ही फिर बाद में बैंक अपनी लैंडिंग पर भी करते हैं कि भाई आरबीआई से उधार लेना अब महंगा हो गया कॉमर्शियल बैंक्स के लिए, तो कंज्यूमर के लिए भी तो उधार लेना महंगा होगा कि नहीं, अगर वो कॉमर्शियल बैंक के पास जाएंगे या फिर ऑलरेडी लोन ले रखा है तो। ठीक है, और आरबीआई को जो टारगेट मिला हुआ उसी को ध्यान में रखते हुए अब इन्फ्लेशन को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अब एक तो देखो इन्फ्लेशन का सप्लाई शॉक्स तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस क्या बन रही हैं, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से कहीं ना कहीं हाइक हो गया। खैर अभी तो ये एक पुश है, बाकी इन्फ्लेशन पहले से बढ़ रही थी, ये कई एक्सपर्ट्स का पहले भी कहना है और डेटा भी अवेलेबल है इससे रिलेटेड। इम्पैक्ट क्या होगा अब रेपो रेट को राइज होने के बाद में? देखो हाउस होल्ड के पास पैसा कम रहेगा, कारण कि ईएमआई जो है वो जितनी ऑलरेडी चल रही है ईएमआईज वो भी बढ़ के मिलेंगी, पहली चीज़। दूसरा, बिजनेस हाउसेज हैं उनको भी लोन जल्दी से लेने में जोर आएगा, कारण कि ब्याज उनको ज़्यादा देना पड़ेगा तो वो जल्दी से लोन लेंगे नहीं। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर इम्पैक्ट जाएगा इसका एडवर्स। ठीक है, इसके अलावा आगे ये सोचा जा रहा है कि क्या और रेपो रेट राइज देखने को मिलेगा, तो आंसर है यस, क्योंकि अभी महंगाई जो है वो कंट्रोल में नहीं है। 2022-23 में आरबीआई ने 6.7% की एक्सपेक्टेशन रखी है इन्फ्लेशन की, तो बोले 0.5 से लेकर 1% तक और ज़्यादा रेपो रेट राइज हो सकती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इन ड्राफ्ट आईटी रूल्स। ये देखो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझ चुके हैं कि क्या मुद्दा है ये। तो आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा जो रिसेंटली ड्राफ्ट रिलीज हुआ था जिसमें कि एक एपेलेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, उसी से संबंधित ये आर्टिकल है जिसको आपको मैंने कल अच्छे से समझा दिया था। रिपीट हो रही है चीज़ें, हाईलाइट कर दिया है। जैसे ही न्यूज़पेपर शेयर करूँ, आज जल्दी न्यूज़पेपर शेयर कर दूंगा, देख लेना आप इसको डिटेल में। ठीक है, क्योंकि ये मुद्दा हम बहुत बार और वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। क्या कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई किसी ने कंटेंट शेयर किया, उस कंटेंट से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कंप्लेन कर सकता है किसको, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंटेड है उसको। और ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को 2021 के जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उनके बेसिस पे तो 15 दिन के अंदर अंदर एक्शन लेना होता है। और अब ये नए जो रूल्स ड्राफ्ट रिलीज़ किए इनमें ये बोला गया है कि अगर मुद्दा मान लो कि कोई बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, कॉपीराइट का इशू है, नेशनल इंटेग्रिटी को चैलेंज करने वाला कंटेंट है, तो बोला 72 घंटों के अंदर एक्शन लेना पड़ेगा उस ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को उस पर्टिकुलर पोस्ट को देख करके। अब मान लो वो पोस्ट जो शेयर की गई थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उस पर एक्शन प्रॉपर नहीं लिया गया और उस एक्शन से ये जो कंप्लेन करने वाला इंडिविजुअल ये खुश नहीं है, तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा लिए गए एक्शन के अगेंस्ट में भी जाकर के वो अपील कर सकता है। और अपील कहाँ करेगा? अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अभी ड्राफ्ट रिलीज हुआ है, पब्लिक डोमेन में कमेंट मांगे जा रहे हैं, जो फाइनल होगा वो देखेंगे। फिलहाल इतना सही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपने ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए बोला, वो अपॉइंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में भी आप उनके खिलाफ में जाने के लिए अलाउ कर रहे हो, और वो भी गवर्नमेंट बॉडी के सामने। तो बोले कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो डोमेन है उस पर सवाल उठना शुरू हो जाएगा, ये चीज़ बताई जा रही है। बाकी तो और देखो आगे देखेंगे क्या होता है, अभी फिलहाल तो ड्राफ्ट रिलीज हुआ है। देखो नेक्स्ट आर्टिकल है कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड। देखो कैंसर की अगर बात करें तो नॉर्मली जो नॉर्मल ट्यूमर्स होती नॉर्मल जो सेल्स होती हैं ना हमारी बॉडी की कोशिकाएं, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, वो डिवाइड हो करके बनती रहती हैं, ठीक है। पर जब जो हमारी सेल्स हैं उनमें डीएनए डिस्टर्ब हो जाता है ना, कोई भी म्यूटेशन की वजह से, किसी वजह से, तो वो जो सेल्स का डेवलपमेंट प्रॉपर होना चाहिए वो इम्प्रॉपर हो जाता है। इनकम्प्लीट सेल्स रिप्रोड्यूस होती रहती हैं और वही फिर बाद में कैंसरस फॉर्म में और वायलेंट मैनर में बढ़ती हैं फिर वो, ठीक है। तो वो फिर बाद में ट्यूमर बन जाती है। इस तरीके से ट्यूमर सेल्स की अगर बात करें, ये देखो ट्यूमर सेल डेथ कैसे होती है। ये टी सेल होती है जो कि ट्यूमर सेल्स को किल करने का काम करती हैं, पर जब ये ट्यूमर सेल की तरफ जाने की कोशिश करती हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो PD1 करके यहाँ पर आपको शो कर रखा है ना, ये PD1 करके एक तरीके से ये प्रोटीन होता है जो कि इन टी सेल्स को सप्रेस कर देता है। सप्रेस का मतलब कि टी सेल का काम है जी इस ट्यूमर सेल को किल करने का, पर वो टी सेल इनको किल नहीं कर पा रही है, तो प्रॉब्लम आ गई है। तो क्या किया जाए, तो इस PD1 को हटाने के लिए थेरेपी करो, इनको मतलब रेडिएशन दो, कीमोथेरेपी करो, वो कई चीज़ें करनी पड़ती थी। पर अभी क्या है, USA में एक ट्रीटमेंट दिया गया 12 जनों को, और उस ट्रीटमेंट में यहाँ पर इसको रिमूव करने की बजाय इस PD1 प्रोटीन को प्रोड्यूस होने से रोक दिया, ठीक है। रिजल्ट क्या रहा कि PD1 सप्रेशन के रिजल्ट की बेसिस पे ये रहा कि टी सेल अब सीधा एक्ट कर पाई ट्यूमर सेल पे, और रिजल्ट ये रहा कि बिना रेडियोथेरेपी, बिना कीमोथेरेपी इन जो कैंसर था वो ट्रीट हो पाया, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये PD1 जो है ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इस PD1 को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करोगे, PDL1, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, फिर काम चल जाए। जैसे ये PD1 है तो एंटी PD1 यूज़ कर दिया, PDL1 है तो एंटी PDL1 यूज़ कर दिया। इससे क्या हो जाता है कि टी सेल अब सीधा इन कैंसरस सेल्स को किल करने में सक्सेसफुल होती है। तो इससे क्या हो गया, वही कंट्रोलिंग टारगेट है हमारा। बस यही है मेन चीज़ यहाँ पर कि PD1 ब्लॉकेट तैयार किया गया जो कि टी सेल को अलाउ करता है, जो कि कैंसर सेल को किल कर सकता है। इससे बोला कैंसर क्योर हो पाया। तो यही चीज़ है मेन। देखो 12 पेशेंट USA के, उनको उनका रेक्टल कैंसर, मतलब जो आंतों का कैंसर होता है ना हमारे, वो रेक्टल कैंसर जो है उसको ट्रीट किया गया, राइट, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी कीमोथेरेपी के, ठीक है। तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो तैयार की गई, जिसका टारगेट क्या है, वो PD1 जो प्रोटीन है उसको रोकना, उसको बोला गया है डोस्टरलिमैब, ठीक है, डोस्टरलिमैब। इसको हर 3 हफ्तों से या 6 महीनों से ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है, और फिर देखो आप कि 2 या फिर 3 रेक्टल कैंसर्स हैं उनको ट्रीट करने में पॉसिबल होता है, चाहे स्टेज 2 हो या स्टेज 3 हो, उसको भी ट्रीट करने में सक्सेसफुली ये काम कर पाया। नॉर्मल जो रेक्टल कैंसर होता है ना, पेट में जो प्रॉब्लम होती है कैंसर की, वो होती है मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंट कैंसर बोला जाता है उसको, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पेट से रिलेटेड जो भी है, ठीक है, एब्डोमेन हो गया, इन पे इम्पैक्ट आता है उसका। तो उसको ट्रीट करने के लिए मेथड तैयार किया है, और यही चीज़ यहाँ पे पूरी डिटेल में बताई है। जैसे कोलोरेक्टल हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हो गया, एंडोमेटीरियल कैंसर हो गया, ये ओवरऑल पेट के ही कैंसर्स हैं सारे, ठीक है, इनको ट्रीट करना पॉसिबल हो पाया है। बस यही है मेन तो, और तो बाकी मुझे लगता नहीं कुछ खाम का है। टू द पॉइंट बात हो गई हमारी। बस बात आती है इंडिया में कब आएगा ये। देखो इंडिया में आ तो जाएगा, पर इंडिया में महंगा पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रीटमेंट लगभग 4 लाख रुपए का पड़ता है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो कि एक पेशेंट को 1 महीने की कॉस्ट है ये 4 लाख रुपए, और ट्रीटमेंट है वो 6 महीने से 1 साल तक चलता है। तो आप देख लो कितना, 12 चौका 48 लाख रुपए तक खर्च हो जाएगा ट्रीटमेंट देने में। तो हमारे लिए तो मुश्किल यही है, पर एक है हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक अच्छी ऑप्शन बनती है फिर यहाँ पे, ये एक पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। ओवरऑल यही था मेन चीज़ तो यहाँ पे। और देखा जाए तो वैसे ये जो
PD1 प्रोटीन है ना, इसको कंट्रोल करने का जो मेथड है वो ऑलरेडी यूज भी होता है, ऐसी बात नहीं यूज नहीं होता, पर होता कब है, जब आपको सर्जरी दे दी गई है, जो पेशेंट है उसको सर्जरी हो गई उसकी, और फिर उसके बाद में आपने ट्रीटमेंट दिया, तो उसमें ये PD1 को कंट्रोल किया जाता है। अब क्या किया जा रहा है, इस PD1 को कंट्रोल करना शुरू से ही स्टार्ट कर दिया कि बोला इसको कंट्रोल करो, कि जो बोला हमारा हथियार है उस हथियार को ही भूठा कर देता है ये, बिल्कुल। तो बोले इसको एक्टिवली काम करने के लिए इस PD1 को हटाओ सबसे पहले, यही मेन टारगेट है इस थेरेपी में। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रंट पेज पे न्यूज़ है, क्वेकरली सिमोंड्स जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज रैंकिंग है वो डिक्लेयर हुई है। इसमें देखो IISc बेंगलुरु, इसने टॉप परफॉर्मेंस दी है। IISc की रैंक क्या निकली है 2023 में, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 155वीं। IIT बॉम्बे को भी पीछे छोड़ दिया, IIT दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। टॉप 200 में ये हमारी 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। तीनों ने अपनी जो इंक्रीमेंट है वो रजिस्टर किया, पर सबसे ज़्यादा जो राइज़ किया है वो IISc बेंगलुरु ने किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। और IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc ये तीनों ऐसी हैं जो कि टॉप 200 में आई हैं अब की बार वर्ल्ड ओवर। और वैसे देखा जाए तो 1000 जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इंडिया के कितने इंस्टीट्यूशंस अब की बार, 27। पिछली बार केवल 22 थे 2022 में, अब की बार कितने हो गए, 27, 5 और ऐड हो गए। IISc की बात करें तो आप देखो यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की अच्छी इंस्टीट्यूशंस जिनको फंडिंग मिलती है प्रॉपर और उनको ऑटोनॉमी मिलती है। सेम चीज़ गवर्नमेंट सेक्टर की इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये पब्लिक सेक्टर, दैट मीन्स गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है IISc बेंगलुरु। तो आप देखो कि 6 पैरामीटर में से 4 पैरामीटर में शानदार परफॉर्म किया है IISc ने। ठीक है, अब वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। पैरामीटर्स हैं एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, साइटेशन पर फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, ये सारी चीज़ों पर चेक किया जाता है। ठीक है, एकेडमिक रेपुटेशन का मतलब आपको पता ही है कि हाँ जी क्या रिजल्ट रहता है, कैसी परफॉर्मेंस है बच्चों की। एम्प्लॉयर रेपुटेशन, जो वहाँ के मैनेजमेंट के लोग हैं उनका क्या सिनेरियो है काम करने का, फंडिंग प्रॉपर है कि नहीं, मतलब टाइम पे रिक्रूटमेंट हो रहा है कि नहीं, वो सारी। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, बच्चों के कंपैरिजन में फैकल्टीज़ कितनी हैं। साइटेशन पर फैकल्टी, इसका मतलब कितना वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, बाहर से कितनी आप फैकल्टीज़ को हायर कर रहे हो जो एक्सपर्टाइज रखता है अपने हाथों में। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, बाहर के कितने बच्चे आपके यहाँ पर आके पढ़ रहे हैं। अगर IISc बेंगलुरु की हम बात करें तो इस साल में स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस दी है साइटेशन पर फैकल्टी वाले पैरामीटर में, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस। दैट मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टॉप पे परफॉर्म करके आया है ये इंस्टीट्यूशन। टॉप पे परफॉर्म करने का मतलब क्या हो गया, ऑल ओवर वर्ल्ड रिसर्च में फर्स्ट रैंक मिली है IISc बेंगलुरु को, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा अगर देखो कि जो साइटेशन पर फैकल्टी इंडिकेटर की हम बात करें तो इसमें IISc बेंगलुरु ने वर्ल्ड की टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी के तौर पे अपने आप को रैंक दिलाई है, 100 में से 100 नंबर मिले हैं। ठीक है, इसके आगे अगर देखें टॉप 200 रैंकिंग की बात हमने ऑलरेडी कर ली, 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। ओवरऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अगर बात करें तो 41 इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखा है। ठीक है, और आप देखो कि 30 जो है 41 में से उनकी तो रैंक जो है, जो फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो इंडिकेटर है उसमें डाउन गई है। कहने का मतलब ये है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ही ऐसे हैं जो कि टॉप 200 में आए हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर गए, बाकी थोड़ा सा डाउन गए हैं। इसके अलावा 2 इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, उनको भी टॉप 250 में मौका मिला है, किसमें, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो में। ठीक है, और देखा जाए तो इस मैट्रिक में हाईएस्ट परफॉर्म करने वाली इंडियन यूनिवर्सिटी कौन सी रही, सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी। ओके, और जिसकी रैंकिंग रही टोटल 225, इसमें स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो में, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो में 225वीं, और OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जिसकी 235वीं रैंक रही। ग्लोबली देखा जाए तो टॉप रैंक पे कौन रहा है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स MIT। ठीक है, सेकंड रैंक पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही, दैट इज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और थर्ड पे स्टैफोर्ड। ठीक है, चाइना की
28 यूनिवर्सिटीज़ ने रैंक हासिल किया टॉप 500 में, और टॉप 100 में चाइना की आप देखो 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं। मतलब अगर टॉप 100 की बात करें तो 6 यूनिवर्सिटीज़ है चाइना की, जिनमें हाईएस्ट रैंक पेकिंग यूनिवर्सिटी को मिली है, जो कि रैंक नंबर 12 रही है वर्ल्ड ओवर, और शिंगहुआ इस यूनिवर्सिटी को 14th रैंक मिली है। तो चाइना की परफॉर्मेंस भी आ गई, टॉप की परफॉर्मेंस भी आ गई, इंडिया की परफॉर्मेंस भी आ गई, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। ओके, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो अशोका एम्बलम, ये देखो आप यहाँ पे, ठीक है, नेशनल हमारा एम्बलम जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, स्टेट एम्बलम। ओके, उसको अभी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी है ना, उस पर अभी मतलब माउंट किया गया है। ओके, नई बिल्डिंग पे। और ये स्कल्पचर जो है ये मेटेलिक है, ये ध्यान रखना, ये जो मटेरियल है एक मेटेलिक है, बनवाया गया है औरंगाबाद से, जयपुर से और दिल्ली के आर्टिस्ट हैं, जिनमें आप देख सकते हो सुनील देवड़ा और लक्ष्मण व्यास का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो नाम आ जाता है ना कोई भी चीज़ के न्यूज़पेपर में, ये जो हाईलाइटेड कंटेंट है आपको 30 मिनट में सब कुछ मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है बहुत कुछ कवर हो गया। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास में कोई भी हिंट मिल रहा है ना, तो उससे रिलेटेड थोड़ी डिटेल अच्छे से समझ के रखो भाई। क्वेश्चन बड़े इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में रुपी डिक्लाइन कर रहा है, सबको पता है कि हाँ जी रुपी डेप्रिशिएट कर गया, रुपी डेप्रिशिएट कर गया। क्वेश्चन क्या आ गया? रीर और नीर पे। अब अगर आपने रीर और नीर को अच्छे से समझा होता और ये रुपी डेप्रिशिएट कर रहा उसको समझ लिया होता, तो वो क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हुआ है, और जिसके समझ अटेम्प्ट करके आया, जिसको नहीं आई वो नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये नेशनल एम्बलम और ये नाम आ गए हैं, तो भाई इनके बारे में डिटेल ज़रूर पढ़ लिया करो। सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी पॉसिबल नहीं होती, आप लोग अपने खुद से भी नोट मेकिंग किया करो प्रॉपर। कंटेंट टॉपिक आ गया, लिख लो उसके बारे में डिटेल, अगर आपके पास पहले से लिखी हुई है रिवाइज कर लो उसको। समझ रहे हो? तो ऐसे लिंक करोगे ना करंट को स्टैटिक से, तब बात बनेगी। नहीं तो ये एलिमिनेशन ज़बरदस्त हो रहा है आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स में, और ऐसा एलिमिनेशन है जिसकी हद ही नहीं है। ठीक है, कट ऑफ बता रहे हैं, बोले 80 90, मतलब 90 से नीचे नीचे कट ऑफ बताई जा रही है जनरल की। तो हाल बड़े टाइट है भाई, तो पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करो। केवल जैसे बताया जा रहा है, केवल देख लिया वीडियो में, उतने से काम नहीं चलने वाला है, उतने से आप कलेक्टर नहीं बनोगे। ठीक है, कलेक्टर बनने के लिए आपको थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट्स लगाने होंगे, वो खुद के होंगे। यहाँ हिंट मिलेंगे, गहराई में आपको पहुँचना है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। अब ये देखो एक न्यूज़ यहाँ पर है, गवर्नमेंट ने खरीफ सीजन के लिए एमएसपी डिक्लेयर कर दी। अब एमएसपी डिक्लेयर कर दी तो यहाँ पर केवल डेटा दिया हुआ है, जो कि हर साल डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट। तो इसमें केवल ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब की बार एमएसपी में सोयाबीन, ज्वार में हाइब्रिड और मालदनी, सिजमम, मूंग, इसका मतलब दालों की एमएसपी तो अच्छे से राइज की है सरकार ने, और चावल की एमएसपी में 100 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसका मतलब जो अशोक गुलाटी जी के आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि एमएसपी को इस तरीके से मोल्ड करो जिससे कि लेस वाटर गजलिंग क्रॉपिंग पर ज़्यादा शिफ्टिंग हो खरीफ सीजन के टाइम पे, तो वो चीज़ प्रमोट हो रही है। गवर्नमेंट इस चीज़ को अटेंशन दे रही है कि कम पानी में उपज होने वाली फसलें हैं उन पर ध्यान दिया जाए। राइट? अब एमएसपी डिक्लेरेशन का जो प्रोसीजर है, जो मैकेनिज्म है, वो आपको पूरा पता होना चाहिए कि कौन रिकमेंड करता है, किस तरीके से गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देती है, वो सारी चीज़ें देखो एक बार। और एमएसपी डिक्लेयर कब की जाती है? सोइंग जब होती है ना, बुआई, उसके भी पहले डिक्लेयर कर दी जाती है। अब आपको पता है जून मंथ चल रहा है, बारिश आ रही है, ठीक है, 27 मई का तो डेट दिया था आईएमडी ने केरला कोस्ट पर हिट करने का, और अब हो सकता है जहाँ तक राजस्थान तक, सबसे लास्ट में राजस्थान, पंजाब, इस वाले एरिया में आती है सबसे लेट बारिश। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखो कि अभी पहुँच जाएगी बारिश 1 जुलाई से पहले पहले। तो उस केस में क्या हो जाता है फिर कि अभी गवर्नमेंट को पहले से डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि बुआई के बाद में एमएसपी डिक्लेयर नहीं होती है, पहले ही होती है। और एमएसपी जो है वो फार्मर्स के बिहेवियर को मैनिपुलेट करने में बड़ी हेल्प करती है। अब देखो कि दालों की एमएसपी ज़्यादा कर दी है तो किसान ज़रूर दालों की बुआई ज़्यादा करेंगे, है कि नहीं? अब यहाँ पर पहले चावल की बुआई ज़्यादा, मतलब एमएसपी ज़्यादा डिक्लेयर करते थे, चावल ही चावल बोते थे, अब चावल पूरा पानी चूस गया जो अपने पूरे ग्राउंड वाटर था। समझ गए? तो इस तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में पॉलिसी मेकिंग रहती है ना, उसका बहुत इम्पैक्ट आता है। ओके, तो एमएसपी डिक्लेरेशन मैकेनिज्म को अच्छे से समझना आप। ओके, आगे चलते हैं।
फिर अगली न्यूज़ है, देखो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पे आए हैं, बायलैटरल रिलेशंस की बातचीत की जा रही है, बट हमारे लिए टू द पॉइंट बात करें तो क्या है, चाबहार पोर्ट पर एक टर्मिनल है, दैट इज शाहिद बिहस्ती टर्मिनल, जिसको इंडिया ने डेवलप किया है। उसके थ्रू अफ़गानिस्तान से कनेक्टिविटी लेनी थी, बट वही चीज़ अफ़गानिस्तान में सत्ता पलट हो गया। पर फिर भी अफ़गानिस्तान से अभी तालिबान से जैसे एंगेजमेंट थोड़ी बहुत हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और सेंट्रल एशिया तक भी इससे अप्रोच हो पाती है। तो एक बार इसको हम मैप पे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी इसके अलावा बायलैटरल टॉक्स में JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव, ये जो न्यूक्लियर डील हुई थी बेसिकली ईरान P5+1 के बीच में, उसको लेकर के भी बातचीत हुई है। ठीक है, ये 2015 में साइन हुई थी जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे USA के। P5 का मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर +1 जर्मनी, इन छहों ने मिलकर के ईरान के साथ डील की थी। सैंक्शंस रिड्यूस किए गए थे और ईरान ने बदले में कहा था कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो प्रोग्राम है उसको रोक लेंगे, ऐसे करके डील हुई थी। पर डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सबसे पहले यही बोलना शुरू किया, बोला इस डील से बाहर निकालूंगा अमेरिका को। अमेरिका बाहर निकला, इनएक्टिव हो गई ये डील इनएक्टिव हुई तो ईरान ने अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम रीस्टार्ट कर दिया, सैंक्शंस लगा दिए वेस्टर्न वर्ल्ड ने ईरान पे। तो उस केस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गई रिलेशनशिप में। तो हम एक बार मैप देख लेते हैं ईरान का, और ये चाबहार पोर्ट में जो शाहिद बिहस्ती टर्मिनल है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये है आपके सामने, ठीक है, चाबहार पोर्ट, और यहाँ ईरान में लोकेटेड है। यहाँ से अफ़गानिस्तान के थ्रू होते हुए और फिर इधर सेंट्रल एशिया में इधर जाने का प्रोग्राम था, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, हमें इधर से जाने देता नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसलिए एक ऑप्शन निकाला था। पर वो अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हुए, थोड़ा सा अमेरिकन प्रेशर रहा, जिसकी वजह से भी हमने ईरान के साथ में लेन देन थोड़ा कम कर दिया। अफ़गानिस्तान में रिजीम चेंज हो गया, तालिबान का रिजीम आ गया, जहाँ पर जो हक्कानी नेटवर्क है उसकी अच्छी खासी चलती है, जिस पर पाकिस्तान की पकड़ है, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो गई। ठीक है ना। बाकी ये डेवलपमेंट इसीलिए किया था कि ट्रेड जो है वो कैसे भी करके ईरान से होते हुए अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ में आराम से हम कर पाते। और बेशक इसी को हम रिवाइवल भी देंगे, रुका हुआ भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं कह सकते। एक बार एक कंसाइनमेंट गया तो था गेहूँ का, पर वही चीज़ है कि यहाँ तक, फिर यहाँ से रेलवे नेटवर्क कनेक्टिविटी देनी, फिर यहाँ पर गार्डलैंड रोड है अफ़गानिस्तान में, ठीक है, इस तरीके से माला की तरह बनी हुई एक रोड है, ठीक है, तो उसका यूज़ करना था। बट अभी डिस्टर्बेंस थोड़ी ज़्यादा ही होगी, इस वजह से काम हो नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। और ये ग्वादर पोर्ट है जो कि चाइना ने डेवलप किया है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। इकोनॉमी बेस पे भी कुछ आज खास बात आई नहीं है, बस ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने डिसाइड कर लिया है कि एप्पल को ये बोल दिया जाए कि साहब जो आप मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग पोर्ट बनाते हो ना, वो सी टाइप केबल का बनाना शुरू करो, और 2024 से ये अप्लाई कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता ना एप्पल के फ़ोन, आईफोन आते हैं, उनमें किस तरीके का चार्जिंग पोर्ट आता है, डिफरेंट होता है सबसे। तो बोले कॉमन करो, सब लोगों ने फॉलो कर लिया तो आप क्या अलग हो, ऐसा करके बातचीत चल रही है। खैर आ जाओ यहाँ पे। रशिया और टर्की ने भी यूक्रेन से ग्रेन को एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ किया है, ठीक है। ये कहा है कि जी एक तो रशिया पे जब से रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन किया है, तब से वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो सैंक्शंस लगाए हैं, बोले एक तो सैंक्शंस कम करो, दूसरा ब्लैक सी के थ्रू हम यूक्रेन में जो भी उपजा हुआ अनाज है उसको एक्सपोर्ट होने के लिए अलाउ करेंगे। कारण कि इंटरनेशनल फूड क्राइसिस ज़बरदस्त चल रहा है। वैसे अभी रिसेंट अगर देखा जाए ना, 5-7 दिन या 15-20 दिन की बात करें, तो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो थोड़ा सा डिक्लाइन भी करा है। इसका मतलब थोड़ी सी तो महंगाई कम हुई है, पर वही चीज़ है कि अभी भी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा ये भी चलो मैप पे देख लेते हैं ब्लैक सी का क्या सिनेरियो है। ये है आपके सामने ब्लैक सी का मैप, ठीक है। इधर देख सकते हो ये अंकारा टर्की की कैपिटल हो गई, यहाँ इस्तांबुल जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल नाम से जाना जाता था पास्ट में। इधर देख सकते हो ये ब्लैक सी, ये क्रीमियन पेनिनसुला, ओके, और क्रीमियन पेनिनसुला को अभी कैप्चर कर रखा है रशिया ने। ये सी ऑफ अजोव है, ये ब्लैक सी है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये वाटर बॉडी है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च। ये नाइपर रिवर है, इधर आप देख सकते हो ओडेसा इंपॉर्टेंट सिटी है जिसको अभी टेक ओवर कर रखा है रशिया ने।
तो बात ऐसी है कि इधर से यूक्रेन में जो प्रोड्यूस होया हुआ अनाज है वो भी एक्सपोर्ट ब्लैक सी से होके होगा और रशिया वाला भी। तो ऐसे में यूक्रेन का एक्सपोर्ट तब हो पाएगा जब ये कोस्टल एरिया में जो रशिया ने पकड़ बना रखी है उसको थोड़ा लूज़ किया जाए और पास होने के लिए कॉरिडोर अलाउ किया जाए। तो रशिया टर्की ने तो कह दिया, बोले ठीक है करो एक्सपोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर रशिया पर जो सैंक्शंस लगाए हैं तो रशिया ने कह दिया कि वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा हमारे ऊपर लगाए हुए सैंक्शंस को हटाओ। ये बात है भाई, ठीक है। चलिए इसमें आपको देख लेना और अच्छे से आपके सामने यहीं पे है, डिस्कशन भी यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।